आज मंजू देवी के इकलौते बेटे विशाल की शादी थी। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। बहू भी उसके साथ काम करती थी। दोनों की लव मैरिज थी। बहू अनिका को उन्होंने शादी से पहले देखा तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लिया, और वजह थी अनिका का मॉडर्न होना। अनिका काफी मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी और उसके कपड़े किसी मॉडल से कम नहीं होते थे, जिस कारण मंजू देवी को अनिका एक नजर में भा जाती है। मंजू देवी बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करके दरवाजे पर खड़ी थी। मंजू देवी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी विशाल अनिका को लेकर घर आ जाता है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर को अपने मॉडर्न विचारों से पवित्र कर दो। अनिका और विशाल घर के अंदर आते हैं। मंजू देवी के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो बेटे बहू की खूब खातिरदारी करती हैं। अगले दिन अनिका सुबह सुबह नहाकर कमरे से बाहर आती है और बालकनी में जाकर अपने कपड़े सुखा देती है। तभी मंजू देवी की नजर उसकी नाइटी पर जाती है। हाय, ये नाइटी कितनी खूबसूरत है। हमारे जमाने में ऐसी नाइटी मिलती ही नहीं थी। साड़ी पहन के सोना और साड़ी पहन के जागना। मैं इस नाइटी में कैसी लगूंगी? क्या बहू ये नाइटी मुझे देगी? मंजू देवी शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। शाम को जब कपड़े सूख जाते हैं तो वो बहू अनिका से पूछती है, अनिका बहू, तूने ये नाइटी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। मम्मी जी, ये नाइटी मैंने करोल बाग से ली थी। अच्छा, मैं सोच रही थी आज रात मैं इसे पहन के देखूं कि इसमें मैं कैसी लगती हूँ। हमारे जमाने में ये सब कपड़े मिलते नहीं थे ना। अनिका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती है। ठीक है मम्मी जी, आप इसे पहन लीजिए। रात को मंजू देवी जब सोने जाती है तो बहू अनिका की नाइटी पहन लेती है, जिसे देखकर उनके पति राजेश कहते हैं, अरे ये आज तुमने कैसे कपड़े पहन लिए भाई? ये अनिका बहू की नाइटी है। क्या तुमने बहू के कपड़े पहन लिए? वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इस कपड़े में मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम फुलझड़ी लग रही हो। जरा मेरे पास तो आओ। मंजू देवी शर्मा जाती हैं। अजी छोड़िए। मंजू देवी बहू की नाइटी में ही सो जाती हैं। सुबह जब वो सोकर उठती हैं तो नाइटी में ही रसोई में चली जाती हैं। तभी विशाल उन्हें देख लेता है। माँ, ये तुमने क्या पहन लिया है? जल्दी कपड़े बदल कर आओ। मंजू देवी खुद को देखती है तो घबरा जाती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनने लगती है। हे राम, विशाल ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया। न जाने वो क्या सोच रहा होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, इन कपड़ों में मैं बहू से भी सुंदर लग रही थी। मंजू देवी फिर रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू अनिका अब विशाल के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देती है। अनिका ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आती है। अनिका ने बेहद खूबसूरत वन पीस ड्रेस और उसके ऊपर कोट पहन रखा था। मंजू देवी अनिका के कपड़े देखकर फिर ख्यालों में खो जाती हैं। हाय, मेरी बहू इन कपड़ों में कितनी स्मार्ट लग रही है। क्या मैं भी इन कपड़ों में स्मार्ट लग सकती हूँ? माँ, किन ख्यालों में खो गई? पराठे दो ना। हाँ, अभी देती हूँ। मंजू देवी सबको नाश्ता करा देती हैं। विशाल और अनिका ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजू देवी बेटे बहू के कमरे में आती हैं और अनिका की अलमारी खोलती हैं। अनिका के पास तो काफी सारे मॉडर्न ड्रेस हैं। मंजू देवी ने एक वन पीस ड्रेस निकाली और पहन ली। उसके ऊपर से उन्होंने एक कोट भी पहन लिया। उसके बाद हाथों में झोला लेकर चल दी राशन लाने। मोहल्ले की औरतों ने मंजू देवी को देखा तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया। अरे मंजू, तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हो क्या? अच्छी तो बहुत लग रही है। तुझे पहले कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा ना, इसीलिए। अच्छा, ये बहू के कपड़े हैं। मैंने सोचा कि आज मैं भी पहन कर देखूं। मंजू देवी इतना कहकर आगे बढ़ गई। अरे मंजू, ये तू ही है ना? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं उषा, तू सपना नहीं देख रही है, ये मैं ही हूँ। तू एकदम कारपोर्ट फिल्म की बिपाशा बासु लग रही है। अपने लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनकर तो मंजू देवी फूली नहीं समाती हैं। वो उन्हीं कपड़ों में राशन की दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकानदार मन ही मन सोचता है, आज आंटी जी को क्या हो गया है? इन कपड़ों में आ रही हैं। आंटी जी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ये लिस्ट पकड़ और राशन दे दे। दुकानदार उन्हें राशन दे देता है। मंजू देवी राशन लेकर घर आ जाती हैं। राजेश दरवाजा खोलता है। मंजू, ये क्या है? दिखता नहीं, राशन है। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम इन कपड़ों में मोहल्ले में निकल गई। कमरे के अंदर तक तो ठीक था, लेकिन बहू के मॉडर्न कपड़े पहनकर तुम बाजार चली गई।
पति के इतना कहते ही मंजू देवी जोर जोर से रोने लगती हैं। सारी जिंदगी सास ससुर और जेठ जेठानी की खिदमत करते निकल गई, कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाई। अब इस उम्र में थोड़ी सी ख्वाहिश जगी थी तो वो भी आपको बुरी लग रही है। मेरी जिंदगी सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने के लिए ही है क्या? नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा अधिकार है। राजेश मंजू देवी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजू देवी उनका हाथ झटक कर कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर साड़ी पहन लेती हैं। अरे मंजू, तुम तो बुरा मान गई। तुम मॉडर्न कपड़ों में अच्छी लगती हो, एकदम मॉडल जैसी। मंजू देवी फिर खुश हो जाती हैं और बहू के कमरे में जाकर फिर से एक नई ड्रेस निकालकर पहन लेती हैं। शाम को जब अनिका और विशाल घर आए तो उन्हें मंजू देवी का नया अवतार देखने को मिला। अरे मम्मी जी, आप इन कपड़ों में? क्यों, क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, आप इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अब तो मंजू देवी ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। वो रोज अपनी बहू अनिका के ही कपड़े पहनती और एक एक करके अनिका के कपड़े मंजू देवी की अलमारी की शोभा बढ़ाने लगे। अब अनिका को ऑफिस जाने से पहले कपड़े पहनने के लिए मंजू देवी से मांगने पड़ते। मम्मी जी, मेरी पीली वाली ड्रेस आपके पास है क्या? हाँ बहू, वो ड्रेस मैंने कल पहनी थी, अभी वॉशिंग मशीन में धुल रही है। और वो ब्लैक वाली जीन्स और टॉप कहाँ है? वो तो मैंने प्रेस वाले को दे रखी है, शाम को दे जाएगा। अनिका अपने कमरे में जाती है और विशाल से कहती है, विशाल, या तो तुम मम्मी जी को शॉपिंग करा दो या मुझे। क्यों अनिका, अभी तो शादी में तुमने इतनी शॉपिंग की थी, सारे कपड़े नए लिए थे और मम्मी ने भी शादी में ढेरों नई साड़ियां ली थी। लेकिन वो साड़ी पहनती कहाँ है? वो तो मेरे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अब देखो ना, ऑफिस पहनकर जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, किसी पैंट की शर्ट नहीं है तो किसी की टॉप नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उस दिन विशाल शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। माँ, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है बेटा। लेकिन मंजू देवी पहले खुद को तैयार करने लगती हैं। वो बहू के मॉडर्न कपड़े पहन लेती हैं और उसकी सैंडल और मेकअप लगाकर तैयार हो जाती हैं। रात के खाने के लिए उन्होंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई, क्योंकि सारा समय उन्होंने मॉडर्न बनने में लगा दिया था। शाम को जब विशाल के दोस्त घर आते हैं, आंटी जी, आज आपने खीर नहीं बनाई? आपके हाथों की खीर बहुत ही अच्छी लगती है। हम तो यही सोच कर आए थे कि हमें खीर खाने को मिलेगी। अरे आंटी जी को तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिली होगी यार, ये तो अनिका को कंपटीशन दे रही हैं। सभी हंसने लगते हैं। अपने बेटे के दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजू देवी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी समय जाकर बहू के कपड़े उतार कर साड़ी पहन लेती हैं और जल्दी से खीर बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। उस दिन के बाद से मंजू देवी ने बहू अनिका के कपड़े पहनने छोड़ दिए। घर में माहौल गंभीर है। सीमा सिसक सिसक कर रो रही है। सब लोग उसे संभालने में ही व्यस्त हैं। आज सीमा का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। उसके पति की डेड बॉडी को गांव के लोग अभी अभी शमशान ले गए हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ? अब क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मुन्नी का क्या होगा? मुन्नी सीमा की 4 साल की बेटी है। सीमा जब रो रही थी तब दूसरे कमरे में उसकी देवरानी शीला अपने पति मुकुंद से साजिश में लगी हुई थी। अरे सुनो जी, अब घर कैसे चलेगा? वही तो, भैया की नौकरी के पैसों से घर चलता था, अब कैसे क्या होगा? अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, कोई काम धाम ढूंढिए जाके। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं और काम से तो मैं 100 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। तो क्या अब हमें भूखे पेट रहना पड़ेगा? अरे रुको ना शीला, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। शीला और मुकुंद कमरे से बाहर आए। सीमा तब भी रो ही रही थी। उसकी बेटी मुन्नी रोते हुए अपनी माँ को संभाल रही थी। मत रो माँ, मत रो, मैं हूं ना माँ, मत रो। सीमा का ध्यान और कहीं भी नहीं था। तभी घर के अंदर एक सरकारी ऑफिसर आया। घर में इस नए इंसान को घुसते हुए देखकर शीला और मुकुंद उसके पास गए। अब क्या बात है? किससे मिलना है? कौन है आप? जी देखिए, मैं विकास जी के ऑफिस से आ रहा हूँ। मुझे विकास जी की पत्नी सीमा जी से मिलना है। सीमा जी से? क्यों, क्या काम है? मैं विकास जी का भाई हूँ, मुझे बता सकते हैं। भाभी अभी रो रही हैं, वो बात करने की हालत में नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ही बताता हूँ। वो असल में विकास जी की सैलरी पेंशन के तौर पर उनकी पत्नी को मिलने वाली है, इसलिए मुझे उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाना है। हाँ दीजिए ना, मैं कर देता हूँ और उनका सिग्नेचर करवा के लाता हूँ। फॉर्म फिलअप करते समय मुकुंद ने उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया और सीमा से दस्तखत भी करवा लिया। सीमा कुछ भी पढ़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने बिना कुछ देखे ही फॉर्म पर दस्तखत कर दिया। शीला और मुकुंद मन ही मन उछलने लगे।
अरे वाह वाह वाह, ये तो बिना मांगे बारिश हो गई। महीने की पहली तारीख में अकाउंट में पूरे 50,000 रुपए आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि दीदी को पता नहीं चला, उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं दीदी की पेंशन के पैसों से राज करूंगी और दीदी से ही घर का काम करवाऊंगी। शीला को सीमा पर अत्याचार करने का आइडिया मिल गया। अगले ही दिन शीला ने सीमा से कहा, दीदी अब तो हमें ही घर चलाना होगा, लेकिन हमारी तो कमाई ही कम है। आपके देवर कह रहे थे कि आपको अलग करके रसोई का बंटवारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मेरी बेटी बहुत अकेले पड़ जाएंगे और मैं पैसे भी कैसे कमाऊंगी, अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी, मैं बेबस हूँ शीला। हाँ दीदी, मैं भी यही कह रही थी उन्हें, बंटवारे की क्या जरूरत है, एक साथ रहेंगे, एक साथ घर का काम करेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बस हमें अलग मत करो। शीला ने अच्छा खेल खेला। सीमा को पहले ही इस बात का एहसास दिला दिया कि शीला उस पर एहसान कर रही है, ताकि वो सीमा को एहसानों तले दबा सके। सीमा उस दिन से घर का काम करने लगी। पहले भी ज्यादातर काम उसी को करना पड़ता था। वो शीला को कुछ कहती नहीं थी, ये सोचकर कि उसे कुछ बुरा न लग जाए। लेकिन तब शीला कुछ कामों में हाथ तो बटाती थी, लेकिन अभी शीला ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो पूरा दिन आराम करने लगी और सीमा सुबह से लेकर शाम तक काम ही करने लग गई। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर खुद ना खाकर बर्तन मांजना, घर साफ करना, कपड़े धोना और फिर दोपहर का खाना बनाना। दोपहर के खाने के बाद भी सीमा को आराम नहीं मिलता था, वो दूसरे कामों में लग जाती थी। ऊपर से शीला की चाय की फरमाइश दिन ब दिन बढ़ती रही। दीदी 1 कप चाय बना देना। चाय अभी तो आधे घंटे पहले पिया। तो क्या हुआ, नहीं बना सकती हो तो बता दो, मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। इसी तरह पहले मानसिक और बाद में सीमा पर शारीरिक अत्याचार भी होने लगा। शीला सीमा को डंडे से मारने भी लगी और हर महीने मुकुंद के अकाउंट में सीमा के हिस्से की पेंशन घुसती गई। शीला, जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। हर महीने पैसे घुस रहे हैं, घर भी चल रहा है, जुआ भी खेल रहा हूँ। कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे। हाँ हाँ, अब मेरे लिए भी कुछ सोने के जेवर खरीदो। हाँ हाँ शीला, चिंता क्यों करती हो, पैसों की कमी है क्या, चलो आज ही खरीदते हैं। शीला अपने लिए सोने का हार खरीद कर लाई। अगले महीने मुकुंद ने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली। अब जाकर सीमा को शक होने लगा, देवर जी कुछ काम तो करते नहीं, फिर भी ये हार गाड़ी कहाँ से आ रहा है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। खैर, सीमा खुद के काम से काम रखने वालों में से है, इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। मुन्नी रोते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है, 4 महीनों की फीस बाकी है। ठीक है बेटी, मैं तेरी चाची से बात करके देखती हूँ। सीमा ने शीला से स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगे और शीला गुस्सा हो गई। पैसों का पेड़ है क्या मेरे पास, पैसे नहीं दूंगी, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़की ही तो है, शादी के बाद घर का काम ही तो करना पड़ेगा, उसे भी घर का काम सिखाओ, कल से मुन्नी भी घर का काम ही करेगी, नहीं तो उसे खाना नहीं मिलेगा। सीमा मुंह पर कुछ बोल नहीं पाई, क्या ही बोलती, वो एहसानों के तले दबी हुई जो थी। अगले दिन से मुन्नी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने लगी। ऐसे करते करते एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो गई और मुन्नी को संभालते हुए रात को सीमा रोटी नहीं बना पाई और इसी बात को लेकर घर में घोर कलेश शुरू हो गया। ये क्या, रोटी और पनीर की सब्जी कहाँ है, दाल चावल क्यों रखा हुआ है टेबल पे। आज दाल चावल खा लो देवर जी, बेटी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए रोटी सब्जी नहीं बना पाई। तबीयत खराब है तो क्या हो गया, दुनिया रुक गई है क्या, तुम हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो, फ्री में खाना मिलता है ना, इसीलिए ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इस तरह से दोनों ने सीमा का बहुत अपमान किया और फिर उसी रात में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। सीमा ब्रिज के नीचे बैठकर रोती रही। ये क्या हो गया हमारे साथ, जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी ये किसे पता था। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान सही मौके पर सही इंसान को भेज देते हैं। उसी वक्त वहां से वो सरकारी ऑफिसर जा रहा था। वो सीमा को पहचानता था। सीमा को ऐसे ब्रिज के नीचे रोते हुए देखकर वो सामने आया। क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? और इतनी रात को इस तरह यहाँ ब्रिज के नीचे क्या कर रही हो? भाभी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, मैं तो विकास जी के साथ ही काम करता था, उनके देहांत के बाद आपके घर गया था ना। अच्छा, मैंने शायद तब देखा नहीं था। क्या कहूँ, उनके जाने के बाद हालत बिगड़ गई है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सीमा ने सब कुछ बताया। ये सुनकर तो ऑफिसर चौंक गया। क्या? लेकिन विकास जी की सैलरी तो पेंशन के तौर पर आपके अकाउंट में ही घुसती है। क्या? लेकिन मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आता। अच्छा,
समझ गया। इसका मतलब आपकी देवरानी और देवर ने आपके साथ धोखा किया है। आपके पैसों से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप पर अत्याचार कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। उस सरकारी ऑफिसर का नाम मनोज था। उसी वक्त मनोज सीमा को लेकर पुलिस स्टेशन गया और वहां से पुलिस को साथ में लेकर सीमा के घर पर चला गया। दरवाजा खटखटाते ही शीला और मुकुंद बाहर आए। कौन है इतनी रात को? अरे बाप रे, पुलिस! पुलिस को देखते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे भाभी, आप पुलिस को लेकर क्यों आई हो? मैं बताता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे देख के? सीमा मैडम के हिस्से की पेंशन खुद हड़प के सीमा मैडम पर ही अत्याचार कर रहे थे ना। अब मजा आएगा। पहले तो पुलिस ने मुकुंद और शीला को डंडे से बहुत पीटा। दर्द से तड़पते हुए दोनों ने सीमा के पैर पकड़ लिए। माफ कर दो भाभी, गलती हो गई। माफ कर दो दीदी, और नहीं होगा। बस अपने पास रख लो हमें, मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। जेल में सड़ते रहो जिंदगी भर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 20 साल की जेल हो गई और सीमा को हर महीने पेंशन का पैसा मिलता रहा। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर जिंदगी बिताती रही।